नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोफेसर कपिल कुमार जी से, और विषय है भारत की स्वतंत्रता तथाकथित। नमस्कार कपिल कुमार जी, कैसे हैं आप? जय हिंद। मैं तो आपसे सिर्फ एक प्रश्न आरंभ करता हूँ। मेरा पहला प्रश्न, दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, आपका क्या विचार है? अगर मेरा बस चले तो इस गाने को मैं बैन करवा दूं। ये गाना हमारे उन सारे क्रांतिकारियों का, हमारे आजाद हिंद फौज के उन वीरों का एक इतना बड़ा अपमान है जिन्होंने अपनी जान इस देश की आजादी के लिए दी। और मुझको कोई एक डॉक्यूमेंट दिखा दे अंग्रेजों का जिसमें कहीं पे भी अंग्रेजों ने कबूल किया हो कि हम भूख हड़ताल की वजह से, हम धरने की वजह से, या हम गांधी के आंदोलनों की वजह से भारत को छोड़ के गए। मुझे एक डॉक्यूमेंट कोई दिखा दीजिए। उसके दूसरी तरफ एटनी खुद रिकॉर्ड पे है, बंगाल के गवर्नर के यहां, बोस बोस बोस। तो क्योंकि आज गांधी दुनिया में बिकता है, तो इसलिए आप वो अहिंसा की बात करेंगे, और कितना गांधी अहिंसा के पक्षधर थे, कोई वो भी डिबेट कर ले मेरे से आकर के। बहुत क्यों, वो छोटा सा तो सवाल। पूरे अहिंसा के प्रतिरूप थे, बताया जाता है। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, कोई दे दे मेरे को। जितने भी ये बड़े अहिंसावादी गांधी को कहने वाले लोग हैं, गांधी ने खुद लिखा है कि खेदा के अंदर जब उन्होंने आंदोलन चलाया था किसानों का, तो वो किसान गांव में उनका स्वागत करते थे माला पहना करके। और उन्हीं गांव के अंदर जब गांधी गए प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सेना में उन्हें भर्ती कराने के लिए, तो वो गांव वाले उन्हें गांव में भी नहीं घुसने देते थे। और मुझे कोई ये समझा दे कि विश्व युद्ध के अंदर सेना में भर्ती करवाना क्या अहिंसात्मक कार्य है? और इतने मैं नहीं समझता कि गांधी अज्ञान थे कि कोई सेना में भर्ती होके जाएगा तो वो डंडों से वहां पे लड़ाई लड़ेगा, गोली नहीं चलाएगा, वहां पे किसी को मारेगा नहीं या मरेगा नहीं। तो मुझे पहले कोई गांधी के इस सवाल का जवाब दे दे, गांधी के इस व्यवहार का जवाब दे दे, उसके बाद आगे की बात की जाएगी गांधी की अहिंसा के ऊपर। आपने देखिए, गांधी जी की जो हिंद स्वराज है, वो संभवतः पढ़ी हो। उसमें अहिंसा की बड़ी अजीबोगरीब व्याख्या है। उसमें ऐसा लिखा है कि यदि कोई चोर आपके घर में घुस आए। मैं आ रहा था उसी पे, मैं आ रहा था उसी पे जी। कि देखिए, एक बात बहुत जरूरी है समझने की कि गांधी केवल एक दार्शनिक नहीं थे, थ्योरिटिशियन नहीं थे कार्ल मार्क्स की तरह। गांधी वॉज ए प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन। यस। और अगर आप हिस्टोरिकल असेसमेंट किसी व्यक्ति का करेंगे तो फिर उसको दार्शनिक तौर पे वो क्या कहता है, क्या अपनी स्पीच देता है, और क्या वो अपने एक्शन में करता है। लोग बड़ा उठाते हैं कि गांधी साहब स्त्रियों के लिए गांधी ने ये किया, गांधी ने ये उत्थान किया। भैया कस्तूरबा से क्या व्यवहार किया? मैं ट्रिब्यून देख रहा था लाहौर कांग्रेस से पहले का, एक जगह गांधी जी भाषण दे रहे थे, शायद करनाल की घटना है, मोस्ट प्रोबेबली करनाल है या गुजरावाला है, मैं स्पष्ट नहीं हो पा रहा हूं, थोड़ा याद नहीं है। तो गांधी जी की स्टेज से नीचे चप्पल रखी हुई थी, और चप्पल किसी ने चोरी कर ली। तो इतना बरसे कस्तूरबा के ऊपर कि तुम मेरी चप्पल का भी ध्यान नहीं रख पाई।
साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने कस्तूरबा से क्या व्यवहार किया वो भी दुनिया जानती है, मुझे दोबारा रिपीट करने की उसको जरूरत नहीं है। तो अपने घर में तो मैं स्त्री से व्यवहार करूंगा और बाहर में स्त्रियों का सबसे बड़ा उद्धारक बनूंगा। और एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको, हरिजन उद्धार की बहुत बात की गांधी ने। गांधी हरिजन शब्द इस्तेमाल करते थे, आजकल दलित है वो शब्द। देश के अंदर 98% से ज्यादा जो कृषि मजदूर था वो हरिजन था। मुझे एक गांधी जी का भाषण या एक गांधी जी का कोई लिखित स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें गांधी जी ने यह कहा हो कि इनकी मजूरी बढ़ाई जाए या इनका जो शोषण जमींदार करते हैं वो शोषण इनका रोका जाए। उल्टे फैजाबाद में 1920 वाला 21 वाला जब आंदोलन अवध में चलता है तो वहां भाषण देते हैं कि यू मस्ट बियर इफ द जमींदार टॉर्मेंट्स यू, वी आर फाइटिंग ए बिगर जमींदार। और पूरे किसान आंदोलन आपके सामने है, गांधी का रवैया कि इनको मसीहा बना दिया गया किसानों का। चंपारण भी जब ये जाते हैं तो खुद लिख रहे हैं कि आई हैव कम ऑन ए फूल एरेंट, कि इसको राजकुमार शुक्ल को रास्ता तक नहीं मालूम चंपारण का। अरे जो आदमी चंपारण से 3 बार कांग्रेस के अधिवेशनों में जाकर के और हाथ जोड़ रहा है कांग्रेसियों के आगे कि चलो चंपारण और देखो वहां पे किसानों का क्या हाल है, और गांधी को लेके आता है और गांधी लिखते हैं आई हैव कम ऑन ए फूल एरेंट, दिस मैन डजंट इवन नो द वे टू चंपारण। ये क्या डोरिटी है? और अगर गांधी की जो आपने हिंद स्वराज और उसकी बात की, अभी कई कई डेफिनेशंस की, तो गांधी के हिसाब से तो किसी को मानसिक तौर से भी प्रताड़ित करना अहिंसा है। अगर शाब्दिक रूप से भी किसी को प्रताड़ित करना अहिंसा है। जी, मानसिक रूप से प्रताड़ित थे, उनके ऊपर जो हिंसा हो रही थी उस पे गांधी का क्या विचार है? और खुद उन्होंने मानसिक हिंसा कितने लोगों को पहुंचाई होगी मुझे बताइए। जतिन दास ने 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद में अपनी जान दी थी लाहौर की जेल में, गांधीयन तरीके से। और जब उस पर कमेंट करने को गांधी को कहा गया तो उनका क्या जवाब था? मुझसे कमेंट करने को मत कहो, तुम्हें मालूम है मैं क्या कहूंगा। क्या ये उन युवकों के लिए, ये क्या जतिन के साथियों के लिए जिन्होंने गांधीयन तरीका अपना लिया था, ये उनका मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित करना नहीं था कि तुम गांधीयन तरीका भी अगर अपनाओगे तो भी मैं कमेंट नहीं करूंगा उसके ऊपर, तो भी वो गलत है। माई वे और द हाईवे। और एक बात मुझे और बताइए, मैं सवाल पूछना चाहता हूं लोगों से। गांधी का जो तरीका रहा लड़ाई का कह लीजिए, आंदोलन का कह लीजिए, अंग्रेजों से जो भी रहा, सन 46-47 का जो हिंसा है, क्या वो हिंसा उसका एक लॉजिकल आउटकम नहीं है? क्या पार्टीशन की हिंसा को आप उनके संघर्ष के तरीके से अलग करके रख सकते हैं? जब देश का विभाजन होना था, क्या पूरे संकेत नहीं आ चुके थे कि विभाजन पे क्या होगा? डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना का, उसके बाद लाहौर में
रॉयट्स, पेशावर में रॉयट्स, अन्य जगहों पे वायलेंस, ये जानते हुए भी कि देश के विभाजन के बाद क्या हाल होगा और किस तरीके की वायलेंस होगी। और सरकार तो कांग्रेस की थी ना, इंटरिम गवर्नमेंट, उस समय नेहरू थे ना डोमिनियन के, इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर। जी जी। मुझे बताइए क्या प्रिकॉशन ली गई थी ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए। और एक और एग्जांपल आपको देता हूं। जिस समय 47 के अंदर अरुणा आसफ अली एक खत लिखती हैं गांधी को, सुमित सरकार अपनी किताब में उसको बहुत हाईलाइट किए कि भाई आप बाहर आइए और विभाजन के खिलाफ आंदोलन छोड़िए। तो गांधी कहते हैं माहौल नहीं है। अरुणा फजली कहती है और आपको क्या माहौल चाहिए? हर जगह स्ट्राइक हो रही है, हर जगह हिंदू मुसलमान मिलकर लड़ रहा है। तो गांधी जवाब देते हैं दे हैव जॉइंड हैंड्स एट बैरिकेड्स, मतलब वो हिंसावादी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अरुणा आसफ अली जवाब देती है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन जॉइन हैंड्स ओनली एट बैरिकेड्स। तो आपने पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन छेड़ने को ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि वो अहिंसावादी नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा है 47 के अंदर, तब गांधी का स्टेटमेंट देखिए क्या है। गांधी लिखते हैं, अखबारों में छपा उस समय और कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी में मौजूद है कि मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि हिंदू और मुसलमान मिलकर के पाकिस्तान से लड़ रहे हैं इस युद्ध में और मर रहे हैं, जो ये साबित करता है कि हिंदू और मुसलमान एक होके लड़ सकते हैं। अब वो यहां हिंसा गायब हो गई, यहां बैरिकेड्स गायब हो गए। तो ये जो सिचुएशन है, हम लोग बचपन में कहा वो मुहावरा सुना करते थे, तो समझ नहीं पाते थे कि मुहावरे का मतलब क्या है। कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आपने भी सुना होगा। जी 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 जी। बिल्कुल। तो अब जाके समझ में आता है कि क्या मुहावरा था मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, कि जहां भी आप निर्णय ना ले सको, बात मजबूरी की नहीं है, वहां आप महात्मा गांधी बन जाओ। पहले आप देश को कहो पार्टीशन विल बी ओवर माई डेड बॉडी। तो उस दिन ये स्टेटमेंट कहां चला गया? जिस दिन आप माउंटबेटन से मिलने गए, आपका मनोरथ था, चुन करके ये दिन तय किया था अंग्रेजों ने, और इतना बड़ा बंटवारे का डिसीजन होना है, आपने मनोरथ नहीं तोड़ा अपना और कागज पे लिख के चले आए, हैव आई सेड एनीथिंग अगेंस्ट योर स्कीम। उस दिन वो स्टेटमेंट कहां चला गया कि पार्टीशन विल बी ओवर माई डेड बॉडी? अगर गांधी अपने सिद्धांतों पे खड़े होने वाले व्यक्ति थे तो। और बादशाह गफ्फार खान को फिर कहा गया कि पाकिस्तान इज ए रियलिटी नाउ, यू गो एंड सपोर्ट जिन्ना। बेचारे जेलों में पड़े रहे वली खान और बादशाह गफ्फार खान, पाकिस्तान की जेलों में। हाँ, वहाँ तो वो पूरा नरसंहार हुआ, वो बाबरा वाला जो नरसंहार है, जिसको आज भी कहते हैं, पाकिस्तान वाले स्वयं कहते हैं कि वो जलियांवाला बाग से भी विभत्स नहीं, नरसंहार मुझे था। आप ये बताइए संजय जी, इतना गांधी गांधी अहिंसा करते हैं, वो कौन सी अहिंसा है जो ये कहेगी कि अगर किसी स्त्री का बलात्कार हो रहा हो तो इसलिए स्त्री अपने दांत भींच ले और बलात्कार कराती रहे? उससे उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। यह अहिंसा है। ये बलात्कारी का हृदय परिवर्तन हो जाएगा उससे। आप अगर मदन लाल ढींगरा पे कांग्रेस के उसको देखें, रेजोल्यूशन को उठा करके, कि दिस इज द एक्ट ऑफ ए मैड मैन, और आगे कहते हैं कि वो
हमें उम्मीद है कि इसका हमारी नेगोशिएशंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या नेगोशिएशंस कर रहे थे? जो ड्युअलिटी है, एक बार जब लाहौर सेशन के अंदर ये तय हो गया कि अब कांग्रेस का उद्देश्य जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता है, मुझको ही बताइए फिर किसने गांधी को यह अधिकार दिया कि वो पूर्ण स्वतंत्रता से वापस जो है फिर डोमिनियन स्टेटस पे चला जाए और पूरी नेगोशिएशन डोमिनियन स्टेटस के ऊपर? किसने गांधी को यह अधिकार दिया? यह अहिंसा है क्या कि डायर, जनरल डायर और दूसरा माइकल ओडायर, जिन्होंने जलियांवाला का नरसंहार किया, गांधी उन्हें पार्डन कर दे, गांधी उन्हें माफ कर दे? किसने अधिकार दिया था? किस हैसियत से उन्होंने माफ किया जनरल डायर को? मुझे बताए कोई। ये क्या साबित करती है ये चीजें? देखिए, बड़ा आसान है सावरकर के खिलाफ बोलना। अभी मैं यहां बैठा हूं तो एक साहब यही सवाल मुझसे कर रहे थे वीर सावरकर को लेके। मुझे एक बात बताएं, 1885 से लेके और कितने सालों तक कांग्रेस के हर अधिवेशन में गॉड सेव द किंग गाया जाता था, उसको सैल्यूट किया जाता था। और सन 47 में भी गांधी चाहते थे कि यूनियन जैक भारत के झंडे का हिस्सा बने। जी बिल्कुल, भारत कॉमनवेल्थ का हिस्सा बने। मैं आपसे इस समय पे एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने बात कही कि ओवर माय डेड बॉडी, ये गांधी ने उस समय असर्ट नहीं किया। ये जो लोहिया ने अपनी पुस्तक लिखी है द गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन, उसमें उन्होंने ये कहा है कि गांधी नहीं चाहते थे लेकिन नेहरू पटेल ने उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं एक बात कहूंगा यहां पे, बहुत से ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस के और लीडर्स की गांधी से तकरार भी हुई, गांधी के विपरीत विचार भी रहे हैं। बोस को ही ले लीजिए, त्रिपुरी में बोस के साथ क्या व्यवहार किया गया था, और उसके बाद बोस को निकाल दिया गया था ना कांग्रेस से। जी तो गांधी फिर पटेल और नेहरू पे ही क्यों नहीं कर सकते थे अपना स्टैंड लेकर के? अगर गांधी का अंतर, वो जो आत्मा है और उनकी वो जो अंदर की आवाज है, वो तो अपनी हर चीज की तुलना अपनी सत्यता से करते थे ना, अपनी अंतरात्मा की आवाज से। और उसके लिए उन्होंने किसी के व्यवहार की चिंता की? तो यहां फिर चिंता क्यों की उन्होंने? मैंने एक बार कहा था, एक बीबीसी को एक बार एक इंटरव्यू देते हुए कुछ बात आई, वो गांधी के उस पे मेरा इंटरव्यू ले रहे थे 30 जनवरी पे। तो मैंने कहा था कि भाई, गांधी जी की शायद 4 मृत्यु हुई थी। तो चौंक गए कि 4 मृत्यु हुई, आप कौन सा इतिहास बता रहे हैं? तो मैंने कहा, भाई, पहली तो गांधी जी की मृत्यु थी जिसे मैं पॉलिटिकल डेथ बोलता हूं, कि जिन लोगों को गांधी ने उंगली पकड़ करके नेता बनाया था, अब गांधी उनके लिए रिडंडेंट हो चुका था। सेकेंडली, मैंने कहा ये पॉलिटिकल सुसाइड था कि पार्टीशन विल बी ओवर माय डेड बॉडी, और फिर उसे सपोर्ट करना। चुप भी रह सकते थे भाई। जब कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर वो एआईसीसी की मीटिंग, अपना वर्किंग कमेटी की मीटिंग में जब ये वोट के लिए रखा गोविंद बल्लभ पंत ने रेजोल्यूशन, तो उस दिन भी तो गांधी जी का मौन व्रत था। उस दिन भी वो किंग्सवे कैंप की एक हरिजन बस्ती के अंदर काम कर रहे थे। और जब वहां ये हुआ कि इस पे वोटिंग ना हो जाए और ये वोटिंग में गिर ना जाए प्रस्ताव,
तो गांधी जी को बुलाया गया, वहां गांधी जी मौन व्रत तोड़ा और फिर वो स्पीच दी कि अगर आप लोग इसे स्वीकार नहीं करते तो अब जितने ओल्ड लीडर्स हैं वो सब रिजाइन कर जाएंगे और आप नई लीडरशिप चुन लो। तीसरी हत्या गांधी जी की हुई जो गोडसे ने की, हम लोग कंडेम भी करते हैं उसको कि गोडसे ने हत्या की। और चौथी हत्या गांधी जी की अब रोज होती है। क्या नहीं होता गांधी के नाम पे इस देश में? लोग बाग पार्लियामेंट के अंदर अहिंसा की, पार्लियामेंट के अंदर माइक तोड़ते हैं, गार्ड पे अटैक करते हैं पार्लियामेंट के, और बाहर आके गांधी बाबा की मूर्ति के नीचे बैठ करके अहिंसावादी होते हैं। मुझे तो लगता है गांधी जी की हत्या इसलिए भी रोज होती है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों ने उनका नाम अंगीकार कर लिया है जो अपने कार्यकलापों से ही रोज हत्या करते हैं गांधी जी की। देखिए, मैं तो पूरा नेशनल मूवमेंट जितना मैंने पढ़ा, और मैंने बहुत गांधी जी पे काफी टाइम बिताया है रिसर्च करते हुए, हर बार मैं एक कोशिश से गया, क्योंकि एक रिसर्चर को अपना दिमाग खुला रखना चाहिए, दिमाग बायस होकर रिसर्च नहीं करनी चाहिए। और मैं हर बार इस दिमाग से गया कि भाई इन बाबा जी को मैं कुछ तो क्रेडिट दूं, और वो खोजता हूं एक चीज तो तीन चीज उसमें नहीं निकल आती। त्रिपुरी का पूरा व्यवहार जो है उनका बोस के लिए हमारे सामने था, लेकिन लोगों ने आंखें बंद की हुई थी। अब के मुंशी की किताब उठा के देखिए, जिसमें वो लिखते हैं कि वाइस रॉय ने मुझे एक आईबी की फाइल भेजी बोस के ऊपर, और मेरे गांधी से रिलेशन जानते हुए कहा कि ये फाइल गांधी जी को दिखा दीजिए। तो गांधी को मैंने फाइल दिखाई, जिसमें लिखा था कि बोस जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट होते हुए कुछ जापानियों से बात कर रहे हैं। तो गांधी जी बहुत वो हो गए, और फिर वो फाइल वाइस रॉय को वापस कर दी गई। तो उसके बाद वो ये प्रक्रिया शुरू हुई कि बोस दोबारा कांग्रेस के प्रेसिडेंट ना बने। राजमोहन गांधी ने भी कोट किया है इस पूरे इंसिडेंट को कि मुंशी की किताब में जो लिखा हुआ है उसको कोई नहीं ध्यान देता। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब मिला मुझे, और डुप्लीकेसी बताता हूं गांधी जी की मैं आपको। 46 का इंस्टांस सबको मालूम है कि कैसे नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो उस समय वो 5 नाम उसमें मिलते हैं मुझे, जो प्रेस रिलीज मिली, वो तो डॉक्यूमेंट सारा गायब कर दिया गया। तो उनमें जयप्रकाश का भी नाम है, उनमें सुभाष चंद्र बोस का नाम है, कृपलानी का नाम है, पटेल का नाम है, और नेहरू का नाम है। कोई कांग्रेस के ऑफिस के सेक्रेटरी साहब हैं जिनकी प्रेस रिलीज है। और बड़ा मजे की बात उसमें यह है कि वो लिखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का नाम इसलिए रिजेक्ट किया जा रहा है कि इन्होंने 54 की कांग्रेस की इस साल की मेंबरशिप नहीं बढ़ी है। 46 अप्रैल की बात है। तो उसके जवाब में अजमेर से एक वकील साहब हैं, वो चिट्ठी लिखते हैं, और वो कहते हैं कि भाई जब लॉर्ड वेवल ने गांधी से बातचीत को बुलाया गांधी को, तो गांधी ने ये जवाब दिया कि भाई मैं तो कांग्रेस का 54 का मेंबर भी नहीं हूं, तुम मौलाना आजाद से बात करो, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। तो बोले जब मार्च में गांधी 54 के मेंबर नहीं थे कांग्रेस के, और 31 दिसंबर तक कांग्रेस की 54 मेंबरशिप खत्म हो चुकी थी, तो भैया ये बताओ फिर कि इस अप्रैल की जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, इसको गांधी चेयर कैसे कर रहे थे? तो देखो ही जवाब इसका। गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझको आगा खा पैलेस में मत रखिए, मैं तो आम जनता का आदमी हूं। वो तो पेंशन भी लेते थे। जो मेरे कांग्रेस के जनता के सपोर्टर है, जो आम जनता है मेरी, मैं तो धोती पहनने वाला जनता का नेता हूं, मैं जेल में भी जनता की तरीके से रहूंगा। गांधी ने कभी मना नहीं किया कि उनका जो स्टाइपेंड रखा गया जेल में बढ़ा करके 100 रुपए और बाद में 200 रुपए किया गया, वो मैं नहीं लूंगा। मतलब
वो मेरे ऊपर खर्च ना किया जाए। तो देखिए, किसी भी लीडर को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। एक बात तो मैं यहाँ पर आपसे एक और जानकारी चाहूँगा कि ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी एलन विल्किंसन, आवर और मोस्ट लॉयल पुलिसमैन इन इंडिया। उन्होंने 1932 में ही ये कह दिया था, 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय ये कह दिया था कि गांधी इज द बेस्ट पुलिसमैन वी हैव गॉट इन इंडिया। सही कहा। तो इसका क्या अर्थ है? 1932 में ही कैसे कह दिया था कि वी मैं गॉट द बताता बेस्ट? हूँ मैं बताता हूँ आपको कैसे कह दिया। मैं आपको बताता हूँ। मुझको एक बात बताइए, कांग्रेस की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी? एओ ह्यूम ने जो कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में, वो साफ लिखता है कि सेफ्टी वॉल्व वाज नीडेड against the growing forces of dissension generated by us। और जी, खुद वो सीआईडी में रहे थे, खुद उन्होंने रिपोर्ट्स देखी थी। 1857 का डर एक ऐसा डर था अंग्रेजों के सिर पे जो ट्रांसफर ऑफ पावर तक के वॉल्यूम्स में मिलता है 47 के अंदर औखिल्ले की रिपोर्ट में। क्यों गए अंग्रेज? अब मुझे ये बताइए कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आई जब रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इस देश में ऊपर जाता है, मुझे गांधी का रोल बता दीजिए। चाहे वो गदर पार्टी के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान का रोल है, या उसके बाद 26, 27 से लेके 30 तक का रोल है, जबकि चंद्रशेखर आजाद एचआरए और वो एचएसआरए बनती है, भगत सिंह और ये आते हैं। उस समय गांधी का क्या रोल है ब्रिटिश हुकूमत को इन चीजों से बचाने के लिए? और तो और छोड़िए, 42 के मूवमेंट के ऊपर गांधी का क्या रोल है? आपने कहा करो या मरो, क्या मतलब है इसका? क्या करे आदमी? हिंसा। क्या करे? मतलब सड़क पे लेट जाए, अंग्रेज को गोली मारने दे कि मैं ये आत्महिंसा करने आ करे, गया हूं कि आत्महत्या मैं करे। लेटर आऊंगा, तुम मुझे गोली मार दो, मैं मर जाऊंगा। क्योंकि वो भी इन लोगों की एक कैलकुलेटेड कैलकुलेशन थी। ये पहला मूवमेंट था 42 का जिसके लिए गांधी ने कोई प्रोग्राम नहीं दिया था। 1920 के अंदर सकारात्मक प्रोग्राम, नकारात्मक प्रोग्राम, चरखा चलाओगे सकारात्मक है, नौकरी छोड़ दो नकारात्मक है, अवार्ड वापस कर दो नकारात्मक है, छुआछूत खत्म करो सकारात्मक है। इसी तरीके से 1930-31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे पूरा प्रोग्राम ही नहीं दिया गया। ये तक दिया गया कि जिन्हें लोग गिरफ्तार कर लेंगे उनके परिवारों की देखभाल कौन करेगा। या धरसना जैसी जगह पे जब चुपचाप लाठी सहेंगे, वो पुलिस लाठी मारती थी, वो बेचारे घायल होके गिर पड़ते थे, तो उनको पीछे उठा के कौन ले जाएगा, ये तक इंतजाम किए गए थे। सन 42 में मुझे बता दे कोई इंतजाम कोई किया? क्योंकि उन्होंने ये बाद इनका में इसके लिए माफी क्यों मांगी थी? ये एक इनका ब्लैकमेलिंग तरीका था। ये समझ रहे थे कि इस समय हम अंग्रेजों से ये कहेंगे कि हम ये आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं तो अंग्रेज घबरा जाएगा और वो हमारी डोमिनियन स्टेटस की बात को मान लेगा। वो चर्चिल इनका भी बाप निकला और ऐसे समय पे उस मूवमेंट को छेड़ा इन्होंने जिस समय भारत के अंदर अंग्रेजी सिपाहियों की संख्या सबसे ज्यादा थी, यूरोपियन और अमेरिका ब्रिटिश सोल्जर्स की। तो फिर उसे कंडेम किया उस वायलेंस को, 42 मूवमेंट। उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी थी संभवतः 42 के माफी क्या, मूवमेंट ये की। कहा था कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए, कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमको एसोसिएट ना किया जाए इन चीजों से।
मतलब तो अपने ही मूवमेंट को डिसोन कर कौन दिया। सा मुझे मुझे एक चीज ये बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे असली चीज क्या थी? नमक। नमक से जोड़ा था ना उसे जनता के साथ। जी। गांधी इरविन पैक्ट में नमक कहाँ है, बताइए जरा, कहाँ चला गया? उड़ गया सारा का सारा। गांधी इरविन पैक्ट में तो पूर्ण स्वराज्य की बात भी नहीं है, जो कि कांग्रेस का मैं रेजोल्यूशन था वही तो मैंने कहा 1929 का। आपसे। तो इसलिए जो सवाल आपने मुझसे पूछा कि लॉयल पुलिसमैन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, वो सन 47 तक साबित किया, और 47 ही नहीं, 47 के बाद भी साबित किया, जब वो कॉमनवेल्थ में जाने के पक्ष में, वो अंग्रेजों का झंडा हमारे झंडे में लगाने पक्ष में, और तो और छोड़िए, जो जून 1947 की स्पीच है उनकी, शायद 22 जून की है अगर मैं गलत नहीं हूं, बिरला मंदिर में, कि लोग मुझसे बार बार ये पूछते हैं कि आजादी आ रही है तो क्या लीडरशिप चेंज होगी? मालूम है क्या उत्तर दिया गांधी साहब ने इसका? वी नीड ए कैम्ब्रिज एजुकेटेड हेरो बॉय टू डील विद द ब्रिटिशर्स। वो स्वदेशी करने वाला व्यक्ति, जो सबसे ज्यादा स्वदेशी की बात करता है, उसको देश का नेतृत्व करने के लिए कैम्ब्रिज एजुकेटेड हेरो बॉय चाहिए, वहां स्वदेशी नेता नहीं चाहिए। और एक मुझे बात बता दीजिए सबसे बड़ी, और किसके पास इस बात का जवाब है कि अगर ये कहते हैं हमें आजादी मिल गई थी 15 अगस्त को, जो मैं बार बार कहता हूं कि कौन सा देश है फिर वो अंग्रेजों के आखिरी प्रतिनिधि को, जिन्होंने हम पे नरसंहार किए हों, क्या नहीं किया अंग्रेजों ने भारत के साथ, उसको हम भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाएंगे, और वो शपथ लेगा किंग के नाम के ऊपर। तो ये अंग्रेजों के लॉयल पुलिसमैन के कार्य नहीं है तो किस चीज के कार्य है, मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भाई सेफ एग्जिट देना उनको। अंग्रेज समझ गए थे कि भैया निकल चलो पतली गली से, इससे पहले कि हमको झटका लग के। मैं अभी देख रहा था, पिछले वीक में अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, करीबन 9 राज्य ऐसे हैं जहां पे लगातार पुलिस की स्ट्राइक हो रही है, और ये लोग उसको दबा रहे हैं कि ये तो पुलिस वाले अपना वेतन मांग रहे हैं, सिर्फ इसलिए स्ट्राइक कर रहे हैं। इन्होंने तो नौसैनिक विद्रोह जो इतना बड़ा हुआ, उनको आज तक इन्होंने वो नहीं माना फ्रीडम फाइटर। ये कह दिया कि ये तो अपनी उसके लिए लड़ रहे थे कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दो और अंग्रेज अफसर जैसी हमारी तनख्वाह कर दो। मतलब इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो सकती है? क्योंकि एक स्थिति बन गई थी। मेरी पूरी ये रिसर्च अब ला रही है, जो मेरी अगली किताब आ रही है, कि किस तरीके से एक एक प्रूफ दे करके मैं दूंगा कि जो लोग आजाद हिंद फौज के भारत आए, उनको क्या कार्यक्रम देके भारत भेजा गया था नेताजी की तरफ से, कि भारत में क्या करना है। वही जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हुए 1939 में बात हुई थी, और बिखर गए वो पूरे देश के अंदर, और जिस तरीके से उन्होंने रेडिकलाइज किया फिर भारत की राजनीति को। आज ही वो बच्चा मेरे से गाइडेंस लेके कई बार हिस्टोरिकल राइटिंग्स करता है, सौकेब, उसने ट्वीट किया है पूरा आवाज के ऊपर वो आर्टिकल, कि नवंबर 1945 के अंदर अमेरिकन बेस के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट होता है कलकत्ता के अंदर, 58 अमेरिकी सोल्जर मारे जाते हैं, जिसको दबा दिया गया। और उसके बाद कलकत्ता में करीबन 56 या 60 स्टूडेंट्स की डेथ होती है फायरिंग्स के अंदर, जब आईएनए के खिलाफ ट्रायल्स में फायरिंग होती है। इन चीजों को जानबूझ के गायब कर दिया गया, क्योंकि हमें तो आजादी जो थी, जैसे आपने कहा,
वो बिना खड़क बिना ढाल जो है हमें आजादी मिल गई थी, सूट करता था। अब एक बात नोट करिए, परिस्थिति के साथ साथ व्यक्ति बदलता है देश के हित को लेकर के। शास्त्री जी बताइए क्या थे, गांधीयन थे या नहीं थे, अहिंसावादी थे या नहीं थे? लेकिन जिस दिन इन्होंने भारतीय सेना को ऑर्डर दिए क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। जब इच्छोगिल कैनाल तक हमारे सोल्जर्स अटैक करके गए हैं लाहौर के ऊपर, या वही सरदार पटेल बहुत बड़े हिंसावादी थे ना, गांधी जी के परम भक्त थे ना। देश को एक करने के लिए क्या उन्होंने हैदराबाद एक्शन नहीं किया? क्या जूनागढ़ का एक्शन नहीं किया? क्या कश्मीर को बचाने के लिए उन्होंने नहीं किया? वायलेंस अपनाई ना। एक चिट्ठी पत्री है, राजगोपालाचारी जी गवर्नर जनरल बन के पहुंच गए आईएमए की परेड को देहरादून में, वो जो पास आउट परेड होती है, और वहां बड़ा भाषण दिया उन्होंने कि आजकल हर कोई आर्मी की बात कर रहा है, मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, लड़ाई की बात कर रहा है, हम तो अहिंसावादी है, ये है वो है। ये मिलिट्री की पास आउट परेड में बोल रहे हैं। तो सरदार पटेल तो केवल होम मिनिस्टर थे ना, उन्होंने ऐसी तैसी कर दी चिट्ठी लिख करके राजगोपालाचारी की, मौजूद है। क्या और राजगोपालाचारी को वर्चुअली माफी मांगी है राजगोपालाचारी ने कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं। सरदार पटेल ने क्या लिखा उसमें? उन्होंने लिखा कि जो आप कह रहे हैं ये आर्मी के लिए डिमोरलाइजिंग है, और कहां पे आप ये भाषण दे रहे हैं जाकर के? He wrote it. दोनों लेटर्स मौजूद हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग लेटर्स है। मेरे पे एक लेटर मैंने वायरल की थी, अपने डिफेंस मिनिस्टर की लेटर, सरदार जी की, क्या नाम था, बलदेव सिंह। उनके ऑफिशियल पैड पे 2 पेज का लेटर है, डिफेंस मिनिस्ट्री की सील लगा हुआ, सरदार पटेल के नाम, सितंबर 1947, जिसमें वो लिख रहे हैं कि 20,000 से ज्यादा सिख और हिंदू औरतें अभी भी इनके कब्जे में लाहौर में हैं, और मैं अंतरराष्ट्रीय कारणों से सेना नहीं भेज सकता। और फिर उसमें उन्होंने बहुत सारे तरीके लिखे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। वो लिख रहे हैं कि कई हमारे हिंदू और सिख नौजवान जो है मुसलमान भी बनने को तैयार हैं, उधर जाकर के उनको बचा के लाने के लिए। और फिर लिख रहे हैं कि आरएसएस के चीफ से बात करिए, उनके वॉलंटियर्स की मदद ली जाए। और चिट्ठी मार्क्ड है, लिखी हुई सरदार पटेल को है, और कॉपी मार्क्ड है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, और चिट्ठी है नेहरू के कैबिनेट के मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह की लिखी हुई। तो ये दोहरा रोल भी कांग्रेस का आप देख लीजिए, निस्संग और उसके प्रति अपनाते हैं। तो बाकी ठीक है भाई, गांधी बाबा की जय तो जय चलती है। आप कितने लोग आज, कितने लोग रोजगार उनको मिला हुआ है, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितनी वो है, और वो काम क्या होता है वहां पे, वो भी देख लीजिए जाकर के। पीस स्टडीज की बात हो रही है, हमने ठेका ले रखा है पीस स्टडीज का। हम पीस स्टडीज चिल्लाते रहे और गुलाम बनते रहे। दुनिया का एक भी देश मुझे दिखा दीजिए आर्थिक तौर से भी जो एक आर्थिक शक्ति बना हो अपने डिफेंस को अलग करके। तो हम क्यों गुलाम हुए थे? हम तो बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति थे भाई, सोने की चिड़िया कहलाते थे, क्योंकि हम डिफेंस से दूर हट गए थे। जिस तरीके का डिफेंस मतलब हुआ, डिफेंस बहुत से वीरों ने उस समय जान दी लड़ते हुए भी, लेकिन जो डिफेंस की जरूरत थी, मुझे तो आज खुशी है
क्योंकि इस देश में गांधी जी का चरखा ही चल रहा था जब ये देश गुलाम हुआ। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने ये बात कही थी अपनी स्पीचेस में, किसान नेता जो थे लगातार। लेकिन आज हम सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं, तो अगर वो चरखा आपकी रूरल इकोनॉमी का सिंबल बन के उसे बचाना है, तो उसको बचाने के लिए सुदर्शन चक्र की भी जरूरत है। कई गांधीयन मुझसे बहुत नाराज हो गए थे जब मैंने ये कहा कि खाली चरखे से इस देश का उद्धार होने वाला नहीं है। अगर आप समझे, चरखा तो बहुत सालों से चल रहा था। गांधी को भगवान बना दिया। अरे भाई, ही वॉज ए प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन, ही वॉज ए ह्यूमन बीइंग। किसी को भी जब हम एनालाइज करते हैं, किसी भी लीडर को, अब नेहरू के ही हम क्रिटिसाइज करते हैं नेहरू को कश्मीर के लेकर के, चाइना पे लेकर के, लेकिन जब बात आती है इसरो बनाने की या एटॉमिक सेंटर बनाने की या गोवा के एक्सेशन की, तो हम तारीफ भी करते हैं। लेकिन वहां अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं तो नहीं साहब, ये तो नेहरू बेटर है। अरे भाई, नेहरू बेटर इसलिए है कि नेहरू की उन पॉलिसीज को हम आज भी भुगत रहे हैं। और एक बात मुझे बताइए, वो जो गांधी जी उस समय मान गए थे, 50 करोड़ तो खैर दिलवा ही दिए थे, कॉरिडोर ये क्या युवा पीढ़ी के सामने कॉरिडोर वाली बात जो है, वैसे तो पटेल इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा है कि इट इज अ फैंटास्टिक नॉनसेंस। मैं बता रहा हूं आपको कि आज की युवा जनता को कभी यह पढ़ाया जाता है कि गांधी इस कॉरिडोर के लिए एग्री कर गए थे? क्या शर्तें थी उस कॉरिडोर की? कि जो सड़क जाएगी उसके सड़क के किनारे सिर्फ मुस्लिम बस्ती होगी। आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ा सा आगे जी आके बोले थोड़ा। जी, तो थोड़ी सिर्फ मुस्लिम बस्ती होगी। और फिर गांधी जी ने तो कहा था मैं तो पाकिस्तान में जाके रहना चाहता हूं, वही चले जाते। क्या दिक्कत थी? एक और भी बात आती है, मैं दर्शकों से पहले अनुरोध कर लूं कि आप कृपया इस वीडियो को लाइक का बटन दबा दें और आपके जो प्रश्न आप पूछना चाहते हैं वो अब आप पूछ लें। मेरा अंतिम प्रश्न मैं प्रोफेसर कपिल कुमार जी से पूछ रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आपके प्रश्नों को लेंगे। ये जो बात आती है कि डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि पार्टीशन यदि होता है तो फुल पॉपुलेशन एक्सचेंज होना चाहिए, लेकिन नेहरू ने और मौलाना आज़ाद ने, इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि किसी तरह से भी मुसलमानों को यहाँ से न जाने दिया जाए, जबकि बहुत बड़ी संख्या में जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि इनको जो है वो नया मदीना दिख रहा था। तो ये गांधी जी के कहने से किया गया या उन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए किया? सारे फैक्टर हैं। मुझको एक बात बताइए, पाकिस्तान बन गया था, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में फिर मुस्लिम लीग के सदस्य होने का क्या मतलब था? और कई तो कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन करने के बाद पाकिस्तान चले गए। नहीं, इससे हिस्टोरिकल फैक्ट जो नहीं बताया हाँ, वो जाता। तो मैंने भी अपनी किताब में उद्धृत किया है, वो जो और 25 मई कितने मुस्लिम लीगियों को कांग्रेस ने अपनी टिकट देके फिर चुनाव लड़वाए। ये तो हमारे आज भी ये आरिफ मोहम्मद खान साहब बोलते हैं। तो दूसरी बात, वो 25 मई 1949 का, 25 मई 1949 का माइनॉरिटीज़ के ऊपर सरदार पटेल का जो वक्तव्य है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उसमें उन्होंने ये सब चीज़ें लिखी हैं। उसमें उन्होंने यही कहा है कि आप माइनॉरिटीज़, आपके किस लिए चाहिए आपको माइनॉरिटी स्टेटस? आप इतने पावरफुल हैं कि आप देश का विभाजन पाकिस्तान करवा बनवा सकते गए। हैं। नहीं नहीं, एक चीज मुझे और बताइए, ये लोग अगर यूएन की जो डेफिनेशन है माइनॉरिटीज की, क्या ये माइनॉरिटी उस हिसाब से लागू होती है? वैसे यूएन की कौन सी डेफिनेशन है? मैंने कई बार सुना है, मैंने कई लोगों से पूछा है, मुझे मैं किसी ने देखी थी, रेफरेंस नहीं किया। मैं आपको निकाल के दे दूंगा। उसमें एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है डेफिनेशन के अंदर कि माइनॉरिटी स्टेटस क्या होगा। मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, इस समय एकदम दिमाग में नहीं है, लेकिन मैंने आई स्टडीड दैट। मैं आपको दे दूंगा उन डिटेल्स को। जी। कि
उस माइनॉरिटीज की डेफिनेशन के हिसाब से कोई माइनॉरिटी नहीं बनता है। एक रिपब्लिक है आपने कॉन्स्टिट्यूशन से सबको बराबर के राइट्स दिए हैं। क्या हमारे यहां किसी को यह है कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं है। हमारे यहाँ वहां कौन सी तो माइनॉरिटी? शरीयत लागू है, शरीयत में तो बराबरी का दर्जा ही नहीं मिल सकता किसी माइनॉरिटी को, नहीं, नॉन मुस्लिम को। हमारे यहाँ किसी भी माइनॉरिटी को कौन सा राइट नहीं है? यहाँ तो देखिए, बराबरी का अधिकार है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड इक्वालिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड इक्वालिटी है और आपको हर चीज की स्वतंत्रता है। यहां तक कि आपको तो कन्वर्ट तक करने की स्वतंत्रता मिली हुई। जी हाँ। जामा मस्जिद में लड़कियों को बैन करने की भी वो स्वतंत्रता मिली। अभी उसी डिबेट में था मैं अभी। तो मैंने तो वो लास्ट में कुछ बात कहना चाह रहा था, वो टाइम नहीं रहा। तो मैंने ये कहा कि वो कह रहे हैं जी गलत हरकतें करती है लड़कियां इसलिए लगा दिए। तो भैया लड़के नहीं करते गलत हरकतें, सिर्फ लड़कियां करती हैं आपके रिलीजन में। और ये क्या मानसिकता है? मैं कहा ईरान से कुछ सबक नहीं ले रहे हो। अब तो वापस ले लिया उन्होंने, ना वापस ले लिया। वो हटा दिया। वो कह रहे हैं कि साहब की एलजी साहब ने रिक्वेस्ट की इसलिए मान ली। इतनी आसानी से रिक्वेस्ट मान लेते हैं, मुझे पता नहीं मान है। लेते हैं, बड़ी बड़ी आसानी से मान ली। वो पता नहीं इस बीच पे ओवासी साहब का स्टेटमेंट आया नहीं आया कि माइनॉरिटी खतरे में है। उनका स्टेटमेंट आया नहीं आया बीच में। अभी वारिस पठान और इनका ओवासी साहब का वो भी आ जाना चाहिए था, स्टेटमेंट पूरा का पूरा। मेरा प्रश्न जो है वो दोबारा आपको रिपीट करता हूँ कि ये जो इन्होंने यहाँ पर पूरा एक मूवमेंट चला के और मुसलमानों को यहाँ रोकने का प्रयास किया, क्या ये गांधी के कहने से किया या अपनी राजनीति के लिए किया? संजय जी क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज, एक बार फिर से बोलेंगे? हाँ, मैं एक ये बार रिपीट मेरा करेंगे प्रश्न, प्लीज। जी हाँ, रिपीट कर रहा हूँ कि ये हेलो जो नेहरू ने, संजय जी। हेलो हेलो, हाँ, नेहरू ने बताइए। एक मूवमेंट जी चला जी के जी आजाद को आगे करके मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोका। जी ये उनका स्वयं का प्रयास था या गांधी जी के कारण था? सब मिली जुली थी सर, कोई किसी से अलग नहीं था, कोई किसी से अलग नहीं था। और गांधी तो इस पीरियड में इनके लिए एक शील्ड बना हुआ था ना। गांधी वॉज ए शील्ड फॉर नेहरू। नेहरू कुछ भी करते रहे, गांधी बाबा कीजिए। जैसे आज मैंने का शील्ड बना हुआ है गांधी हर चीज का। क्योंकि अगर वो चीज नहीं होती तो कई बार ऐसा आया है कि गांधी ने कांग्रेस के डिसीजन को लेके कहा है कि ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये कांग्रेस ने डिसीजन लिया। मतलब आप देखिए ना, 1935 के एक्ट के बाद में इलेक्शंस में हिस्सा लेना गांधी वॉज अपोज्ड, कांग्रेस वेंट अहेड विद इलेक्शंस। कई बार ऐसा हुआ, जब स्वराज पार्टी वगैरह बनी है उधर, तब भी ये हुआ। बहुत ओकेजन से गांधी ने जिन्हें कहा कि पर कांग्रेस ये चाहती है, मेरा डिसीजन नहीं। अब वो अलग बात है कि एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन की तरीके से कि उधर से डिसीजन भी करा दो, उधर इधर से बच भी जाओगे, नहीं भाई मेरा नहीं है, इन लोगों ने कर दिया। जो सुभाष के साथ किया गया, जब सुभाष से रिजाइन कराया गया, कि ये तो वर्किंग कमेटी के लोगों ने कहा, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि ये मेरी पर्सनल हार है, मैंने रिजाइन करने को थोड़ा कहा था, या मैंने थोड़ा ऐसी परिस्थिति पैदा की थी कि वो रिजाइन करे। वो तो वर्किंग कमेटी के मेंबर ने रिजाइन कर दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? भाई साहब ये बड़े गहरे दिमाग हैं, ये बच्चे नहीं है ये लोग। गहरी चाल, ये तो बिल्कुल पूरी एक, जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत ही मंझे हुए और अपने क्या जिसको नहीं, कहते हैं कि मजापन तो ये है ना कि देखिए आपने 47 में जब डोमिनियन स्टेटस ले लिया और ये कह दिया अंग्रेजों को कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया कैन वेट फॉर 2-3 years,
तो इससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है? जी। तो अब हम दर्शकों के 2 प्रश्न आए हुए हैं, उनको लेकर जी और फिर इस कार्यक्रम को फिर हम विराम देते हैं। जी एक बार पुनः दर्शकों से आग्रह है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और विशेष रूप से इस चैनल को और अधिक तेज़ी से सब्सक्राइब करें। हम 8 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, उसमें 2-3 हज़ार ही कम हैं फिलहाल। तो और हमें आप सपोर्ट भी करें। प्रश्न ले लेते हैं। जय भारत, जय पंजाब। कैन न्यूरमबर्ग स्टाइल ट्रायल बी स्टार्टेड ऑन गांधी नेहरू for lakhs of Punjabi Hindus and Sikhs killed in 1947 in Punjab? Will there be smarak for the lives? देखिए, न्यूरमबर्ग छोड़िए, मैं उस पर नहीं जाता किसी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को लेकर के, लेकिन मेरी तरफ से इनका सबसे बड़ा ट्रायल यही हो जाएगा कि अगर देश की जनता ये समझ सके कि इन लोगों की लापरवाहियों और इन लोगों की जानते हुए भी प्रिकॉशन ना लेने की वजह से लाखों लोग इस पीरियड में मारे गए, अगर यही चेतना लोगों में आ जाए और लोग समझ जाएं और वो जो अपना एक वो अनऑफिशियल राष्ट्रपिता बना दिया हुआ है वहां से हटा दे, तो इससे बड़ा जन ट्रायल और कोई नहीं होगा बजाय के न्यूरमबर्ग ट्रायल जाने की। असली चीज जनता है। जी, नेक्स्ट। और जनता के अगर विचार में, जैसे लेनिन को उठा के फेंक दिया ना वहां पे लोगों ने, रूस के अंदर तमाम उसके वो जितने वो क्या थे वो मूर्ति वूर्ति सब उखाड़ के फेंक दी। जी, नेक्स्ट। ट्रूली राइट, ये इनका स्टेटमेंट है, प्रश्न नहीं है। गांधी अहिंसा, मोदीज विश्वास आर बोथ टू फूल हिंदूज। नेक्स्ट। अब देखिए, ये टू फूल हिंदूज है या ये कोई टेक्टिकल मूव है, इसके पीछे मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा मोदी जी। जी, अमेय, अगर नेहरू जी ने मुसलमानों को जाने से न रोका होता तो देश की पॉलिटिक्स कौन से बेसिस पे होता? आपके विचार? कहीं तमिलनाडु और देखिए बिहार जैसा देखिए तो नहीं? देखिए हिस्ट्री के अंदर दो चीजें याद रखिए कि हम कंजक्चर नहीं लगाते कि अगर ये होता तो वो होता, वो होता तो वो क्या होता। मैं हिस्टोरियन हूं, क्या होता है तो वक्त ही बताता, लेकिन कुछ चीजें आपके सामने मौजूद है। मुसलमान छोड़िए, जितने साथी कांग्रेस के अंदर उस स्ट्रगल के थे, चाहे वो जयप्रकाश नारायण रहे हो, चाहे लोहिया रहे हो, चाहे नरेंद्र देव रहे हो और चाहे कई और रहे हो, नेहरू ने उनके साथ क्या व्यवहार किए आप सब जानते हैं। जी, तो देश की पॉलिटिक्स क्या होती, मैं अगर ये कहूं कि सुभाष चंद्र बोस आ जाते तो देश की पॉलिटिक्स क्या होती, तब तो कुछ अलग ही होता। समझे ना। इसी तरीके से इसमें भी अलग होती। ये छोड़िए, वापस जाने की बात छोड़िए एक बार को, अगर 47 के बाद कांग्रेस ने बरगलाया नहीं होता मुसलमानों को, उनको डरा के नहीं रखा होता, उनमें जो राष्ट्रवादी नैरेटिव था उसको खत्म नहीं किया होता, तो भी शायद देश का इतिहास कुछ और होता। लीगियों को नहीं लाया होते अंदर। ना, और जब लीगियों को आप मंत्री बना रहे हो, लीगियों को चुनाव लड़वा रहे हो, तो आप आम मुसलमान को बेचारे को क्यों दोष देते हो? आम मुसलमान ने तो वोट नहीं किया था पाकिस्तान के। आम मुसलमान का तो वोट ही नहीं था, तो क्या करता? जी ना, पाकिस्तान का तो पूरा इलिटिस्ट डिमांड था। नवाब ऑफ ढाका के मुस्लिम लीग बनने से उस समय से लेकर के आप लगा लीजिए इनका जो नवाब ऑफ छट्टारी और नवाब ऑफ भोपाल और छोड़िए नेहरू ने क्या क्या किया। एक भी रजाकर को सजा मिली हैदराबाद के अंदर? एक भी रजाकर को निकाला गया? सबको वहीं पे रख लिया। हाँ, 30,000 उसको तो मुस्लिम सेफ रिफ्यूजी एग्जिट दिया।
कासिम 30,000 रिजवी को तो सेफ एग्जिट दिया था। 30,000 मुसलमान जो हैं भोपाल पहुंच गए थे ये सोच के कि भोपाल भी पाकिस्तान में चला जाएगा। उनको भी आपने वही भोपाल में रखा। और ये वही पॉलिसी है जो बाद में भी बांग्लादेशियों के लिए ली गई। आज भी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए वेस्ट बंगाल में ली जा रही है। तो जी, अगला प्रश्न है, मनीष जी कह रहे हैं, सर विभाजन के करार पर किस नेता ने हस्ताक्षर किए हैं नेहरू के अलावा, और भारत की दुर्दशा में पटेल कितने जिम्मेदार हैं? गांधी की बात मानकर प्रधानमंत्री बनना क्यों अस्वीकार कर दिया? देखिए, मैं सरदार पटेल को हमेशा इस बात के लिए को कहता हूं कि कभी कभी बहुत बड़ा अनुशासनवादी होना भी जो है अहित लाता है। और यहां पटेल को देश की सोचनी चाहिए थी, ना कि गांधी के प्रति अपने आदर किया उसकी, जैसे कि पटेल ने देश के बारे में 47 से सोचा। अगर पटेल उस समय भी गांधीवादी नीति पे चलते तो फिर हैदराबाद एक्शन और जूनागढ़ और ये कश्मीर से वगैरह नहीं बचते हमारे पास। और पटेल ने इस चीज को रियलाइज किया बाद में। पटेल छोड़िए, अरे मौलाना आजाद तक ये लिखा है कि आई शुड हैव स्टूड बाय पटेल, आई डिड ए रॉन्ग चॉइस। तो इसलिए मैं पटेल की जिम्मेदारी दुर्दशा में नहीं कहूं। हमारी जिम्मेवारी उनकी कि उनकी जो गांधी भक्ति थी उस समय पे और गांधी के प्रति जो उनकी आस्था थी। लेकिन एक बात और भी समझिए थोड़ी आप, नेहरू ने जिस तरीके के पैतरे बदले हैं, क्या कोई कल्पना कर सकता था कि नेहरू इस तरीके के पैतरे बदलेंगे? और पटेल जो है उस समय बहुत जागरूक नेता होते हुए भी जो नेहरू और गांधी पटेल का एक अपना दृष्टिकोण था कि एक बार अंग्रेज चला जाए, पाकिस्तान को मैं देख लूंगा, जो हैदराबाद और जूनागढ़ करके उन्होंने साबित भी किया। और मैंने जो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं लियोनल कार्टर के, जो मिलिट्री दस्तावेज आए हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान को लेके 46 से 48 के बीच में, उसमें पाकिस्तानियों को लियाकत अली और जिन्ना को सबसे बड़ा डर लगा हुआ है कि उधर पठानिस्तान की डिमांड हो गई है, पख्तूनिस्तान की डिमांड हो गई है कि और इधर से पटेल ना आ जाए और हम पाकिस्तानी खत्म ना हो जाए। उनकी चिट्ठियां हैं अंग्रेजों को कि अगर हिंदुस्तान हम पे अटैक करता है तो तुमने ये डोमिनियन बनाया है, इसको बचा के रखना तुम्हारा फर्ज है। और बहुत कुछ जो पटेल की थिंकिंग है उस समय की, वो स्पेल आउट नहीं कर रहे हैं, पब्लिक में नहीं बोल रहे हैं उस समय ओपनली, क्योंकि उन्हें मालूम है नेहरू किस तरीके का फिर जो व्यवहार कर रहा है करके, नेहरू ने जिस तरीके के रंग पलटे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, उदाहरण देता हूं, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर छोड़ने का जो प्रश्न था, नेहरू जब भी माउंटबेटन से बात करते हैं कभी पटेल को साथ नहीं लेके गए उसके ऊपर, लियाकत अली को ले जाते थे इंटरिम गवर्नमेंट में, पटेल को लेके नहीं गए। आप चीन के ऊपर पटेल का लेटर देखिए, नवंबर 49 का, किस तरीके से नेहरू ने दुत्कारा है, उस लेटर को एक तरफ कर दिया, जबकि चीन के ऊपर पटेल ने सारा का सारा प्रिडिक्ट कर दिया कि चीन हमारे साथ ये कर सकता है। और ये अब किसी से भी कहिए, वो डालिए वेबसाइट के ऊपर पटेल्स लेटर टू नेहरू ऑन चाइना, आ जाएगी सामने, और क्या तरीके पटेल ने सुझाए कि हमें क्या क्या करना चाहिए। जी, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। थे उस समय नेहरू ने अगला प्रश्न, विवेक तैयार, नमस्ते कपिल सर एंड संजय सर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डिड नेहरू was chosen to lead the 33 crore people of India during the 1940s? Is it because of Gandhi or the Goras? A conspiracy of the both. देखिए एक बात समझ लीजिए,
1945 से अंग्रेजों को स्पष्ट था कि उन्हें भारत छोड़ना है। मैं बहुत पहले अपने लेक्चर में सबूत दे चुका हूं उस पर। सवाल यह था कि भारत छोड़ दिया जाए और भारत और पाकिस्तान बनेंगे तो इन दोनों देशों में सत्ता किसको दी जाए जो हमारा वर्चस्व बना रहा है। तो जिन्ना उन्हें सूट करता था, और सो सूटेड द कैम्ब्रिज एजुकेटेड हेरो बॉय, जो उसको बनाया गया। आप लोग समझते हैं कि ये जो माउंटबेटन से मिलने, ये जो फरवरी 46 के अंदर नेहरू गए हैं सिंगापुर आजाद हिंद फौज के नाम पे, ये क्या आजाद हिंद फौज के लिए कुछ करने गए थे? That was a meeting arranged by Hugh Toy, M5 agent of his with Mountbatten, पहले से। और वहां माउंटबेटन ने कहा है कि नेहरू वहां पे वो मेमोरियल पे जाके फूल चढ़ाना चाहते थे, तो मैंने नेहरू को समझाया और नेहरू ने मेरी बात मान ली और नहीं गए वहां पे। एंड फ्रॉम हियर स्टार्टेड ए फ्रेंडशिप बिटवीन मी, हिम एंड एडविना। और उसका पुरस्कार उनको मिला। उसकी किताब के फॉरवर्ड में लिखा है भाई। इसकी क्या नाम है इनकी, नेहरू की बहन जी जो थी वो विजयलक्ष्मी पंडित, विजयलक्ष्मी पंडित जी, उनकी किताब में फॉरवर्ड में लिखा हुआ है ऊपर सबसे। एक कांग्रेसी साहब मुझसे आर्ग्यू कर रहे थे कि नहीं साहब, नेहरू चुपचाप चले गए थे उसमें मॉन्यूमेंट के उसके ऊपर फूल चढ़ाने। अरे मैं कहा छोड़ो यार, खुद माउंटबेटन जी लिख के गया है और एक एक चीज माउंटबेटन, नेहरू की एक एक एक्शन माउंटबेटन की नजर में था। तो ये मत बताओ इस बात को। जी अगला प्रश्न है, आरपी जी पूछ रहे हैं, व्हाई राइट विंग सो ऑब्सेस्ड विद बोस? ही वाज आल्सो सेक्युलर फूल लाइक गांधी, नेहरू, ओनली मोर वायलेंट। आल्सो सर, व्हाई 56 inch so incompetent and weak in front of Supreme Court? ऐसा है सर, सबसे तो पहले आई वेरी स्ट्रांगली प्रोटेस्ट ऑन दिस मैन्स लैंग्वेज अबाउट बोस। हाउ डेयर यू कॉल हिम ए सेकुलर फूल? व्हाट द हेल आर यू? तुम यहां बैठ के लिख करके तुम समझते हो कि तुम हिंदुओं की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो? तुम में हिम्मत है पिस्तौल लेकर के लड़ दो जा करके, ये तलवार उठा के लड़ दो जा करके? कि बकवास करना बंद करो ये बिना बोस के बारे में जाने हुए। सेकुलर फूल, यू आर ए ब्लडी फूल, यू डोंट नो हाउ टू से। रहने दीजिए, ये पूछ लेते हैं। तमीज होनी चाहिए। और नेमलेस आदमी है जिसपे अपने नाम तक लिखने का गट्स नहीं है, जिसमें कि अपना ओरिजिनल नाम लिख सके, और यहां बकवास करेंगे आकर के सोशल मीडिया पे। यहां ये समझते हैं बहुत बड़े तलवारधारी हिंदू हो गए। चलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं आज का कार्यक्रम। और मैं एक बार दर्शकों को पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर कपिल कुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया जबकि वो इस समय रिपब्लिक के स्टूडियो से बोल रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।